Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेडमी चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2017 का पेपर है ये रीट का है पेपर ये 2017 का, जिसमें हम हिंदी को डिस्कस करेंगे इसके आंसर की। और ये आंसर की ऑफिशियल आंसर की है, जो कि आपको बिल्कुल इस पर फुल्ली आप इस पर बिलीव कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। और ये आपको डायरेक्ट हेल्प करेगा रीट एग्ज़ाम में जो अब होने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो 39 क्वेश्चन है, इससे पहले का जो पेज है वो पीडीएफ में नहीं है, तो उसको आप इग्नोर करें और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो 39 को हम देखते हैं। इसमें लिखा है, लिखना सीखने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। इस मत का समर्थन किसने किया है? तो हमें ये बताना है इस मत का समर्थन किसने किया है। और ये यूपी टेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, अभी सी टेट में भी आया था। अगर आपने सी टेट का एग्जाम दिया है तो उसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन आया है। और इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने हमें ये चीज़ कहा है कि जो आप चित्र बना रहे हैं या कोई भी अक्षर लिख रहे हैं, ये भी एक चित्र का ही रूप है। लाइक अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो ये भी एक चित्र का रूप है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जल्दी से हर्वर्ड उपागम के पद। उपागम जो होता है स्टेप होता है। आप जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनको मैं यहाँ पर ट्रांसलेशन करता चलूँगा थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी, जिससे कि उनको दिक्कत ना हो। तो हर्वर्ड उपागम के जो पद हैं, यानी स्टेप कह लो या फिर आप अप्रोचेस में भी बोल सकते हैं स्टेप मोस्टली। तो इसमें कितने जो हैं उपागम दिए गए हैं तो वो बताना था। तो बेसिकली आंसर इसका 5 है। और मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा आपको कि इसके कौन कौन से हैं। मे भी हो सकता है कभी इसके नाम अगर बीच में दे दे या इसके स्टेप्स दे दे कौन कौन से स्टेप हैं। तो पहला स्टेप जो है आपका आता है प्रस्तावना। ओके, पहला नंबर। दूसरा नंबर आपका आता है प्रस्तुतिकरण। और नंबर थर्ड आता है आपका तुलना। नंबर 4 आपका आता है व्यवस्था। ठीक है। और नंबर 5 आपका आता है प्रयोग। ठीक है, आपका है प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, फिर व्यवस्था और फिर प्रयोग। ओके, नेक्स्ट पे हम बढ़ जाते हैं। इसे आप राइट कर सकते हैं अपने नोट्स के रूप में। उसके बाद आता है कि शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है। यानी शिक्षण में जो है इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है, ये हमें बताना है। ये कह रहे हैं कि ब्लूम, मॉरिसन और फिर जॉन डीवी या हर्वर्ड। तो 41 जो क्वेश्चन नंबर है इसको आप देखें, संप्रत्यय की बात कर रहा है। यहाँ पर क्या बात कर रहा है? संप्रत्यय की। ओके, तो संप्रत्यय किसने दिया है? ये हमें दिया है मॉरिसन ने। ठीक है, मॉरिसन ने दिया है। तो हमें ध्यान रखना है कि इकाई का संप्रत्यय। ओके, संप्रत्यय किसने दिया है? मॉरिसन ने। क्लियर है? नेक्स्ट आपसे पूछा है कि भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप कौन सा है। अभिव्यक्त रूप कौन सा है भाषा का लिखित? तो हमें ये बताना है। तो इसमें आपका जो आंसर है वो है लिखना। ठीक है, अभिव्यक्त रूप कौन सा है? लिखना। भाषाई कौशल का लिखित जो अभिव्यक्त रूप है वो है आपका लिखना, डी। ओके, डी आंसर आपका है। 43 में ढा जो है आपका उच्चारण स्थान कहाँ से? ढा। अब ये आपको बताना है ढा जो है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है? ढा यानी मूर्धा। ओके, मूर्धा जो है करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट की बात करते हैं 44 में पूछा गया पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष कौन सा है। ये कह रहे हैं पुस्तक का आकार प्रकार या मुख पृष्ठ या जिल्द या फिर पृथक्खन। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा 44 में जो आपका आंसर है वो आपका है डी। इन्होंने क्या पूछा है कि पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष कौन सा है, तो वो है पृथक्कन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है 45 वैचारिक सामग्री क्या है। वैचारिक सामग्री क्या है? तो ये आपके पास दे रखी है संरचना, फिर मूल, विषय वस्तु, शब्दावली और व्याकरणिक। तो वैचारिक सामग्री क्या है? ओके, ये हमें बताना है। तो हमारा इसका क्या है? मूल विषय वस्तु होता है।
नेक्स्ट 46 है, श्रव्य और दृश्य साधन है, चलचित्र है या फिर चित्र विस्तारक है या चित्र है या रेखा चित्र है। तो श्रव्य और दृश्य यानी आप श्रव्य और दृश्य साधन दोनों की बात की गई, तो कौन सा होगा हमें ये बताना है। तो देखिए चलचित्र जो होते हैं, आप जैसे कि आज की डेट में मूवी देखते हैं तो वो उसमें चलचित्र होते हैं, हिंदी में हम बोल रहे हैं चलचित्र, तो उसमें चित्र चल भी रहा है और आपकी साउंड आप सुन भी रहे हैं, तो वो जो होता है चलचित्र, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है 47 कह रहा है नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है, मुंह से, कान व आँख से या आँख से। तो जब आप नाटक का संबंध पूछ रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, तो आप क्या उसमें हो रहा है, दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, एक चीज़ इन्वॉल्व हो रही है, क्या चीज़ है, हमें ये बताना है। 47 नंबर आप आंसर बताएंगे। इसमें देखिए कान और आँख दोनों जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, कान और आँख, ठीक है, आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। उसके बाद आता है 48, सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन कौन सा है। सत्र की समाप्ति पर यानी एंड द आप इवोल्यूशन कौन सा करते हैं, नियोजनात्मक करते हैं, निदानात्मक करते हैं और निर्माणात्मक करते हैं या संकलात्मक करते हैं। तो हमें ये बताना है 48 का आपका डी, 48 का आपका क्या है डी। देखिए इसे हम बोलते हैं सबमिटिव, ठीक है, सबमिटिव बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं संकलनात्मक मूल्यांकन। तो आप निदानात्मक तो आप ये ड्यूरिंग क्या करते हैं, हम पढ़ाते हुए भी करते हैं, जैसे कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पर उसे देखेंगे, बताएंगे और पर्टिकुलर उस चीज़ को स्पेशली एक क्लास दे के उसका रिजॉल्व करते हैं। तो ये वाला हो गया, ओके। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर 49 है ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। क्वेश्चन पूछा है नहीं के रेफरेंस में इन क्वेश्चन को बहुत ही सटीकता से लेना होगा और सावधानी से। जैसे कि कह रहे कि शिक्षक निर्मित सामग्री या पाठ्य पुस्तक वस्तु के प्रकरण या शिक्षण के लक्ष्य या प्रश्नों का आकार, ये पूछ रहे हैं ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार में उपयोगी नहीं है। तो कौन सी चीज़ में उपयोगी नहीं होगी, थोड़ा सा ये हमें बताना है। और इसमें देखिए शिक्षक निर्मित जो है सामग्री वो किसी प्रकार से जो ब्लूप्रिंट है ढांचा वो उसमें कोई भी उपयोगी नहीं होगी। बाकी शिक्षण के लक्ष्य हो गया, प्रश्नों के प्रकार हो गए और विषय वस्तु, ये सारी चीज़ें इसमें क्या उपयोगी होंगी, बट ए जो है हमारा ये उपयोगी नहीं होगा। 50 नंबर है उपचारात्मक शिक्षण। एक आपका निगाह जैसे कि उपचार वाला हो गया, और एक जैसे किसी भी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है, उसे पर्टिकुलर किसी भी एक टॉपिक या सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही तो उसको हम क्या करते हैं, उपचार करते हैं, उससे पहले हम उसका डायग्नोस भी करते हैं। तो वो दोनों टेस्ट इसमें आते हैं। तो उपचारात्मक हमें शिक्षण के बारे में कुछ बताना है, सीखने संबंधित कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना है, या फिर कह रहे हैं अध्ययन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना चाहिए। बालकों की बढ़तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना है। शिक्षक की विषय वस्तु कठिनाइयों का, शिक्षक तो ये वाला खत्म हो गया कि शिक्षक से रिलेटेड ही नहीं है, ये कह रहे हैं सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना। अब अध्ययन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना। तो इन तीनों से हमें, इन तीनों में से कोई ना कोई एक आंसर होगा जो आपको बताना है। और इसका आंसर सटीक है, कह रहे हैं कि अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण करना। उपचार कर रहे हैं आप वहाँ पर, उपचार का मतलब क्या कर रहे हैं, उसे रेमेडियल लाइक टीचिंग दे रहे हैं, ओके, रेमेडियल टीचिंग दे रहे हैं। रेमेडियल टीचिंग दे रहे हैं तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, उसको उपचार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपके सामने एक ये क्या दे रखा है, ये गद्यांश दे रखा है, जो कि रीड के क्वेश्चन पेपर में आपको दिखेगा। अगर आपने हिंदी चूज़ की है, और बहुत सारी लैंग्वेज हैं इसमें जो आप चूज़ कर सकते हैं, उर्दू है, पंजाबी है, सिंधी है, और बहुत सेवरल लैंग्वेज इसमें हैं। तो फिलहाल यहाँ हिंदी वाले को हम हल कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर हम सीधे 51 पे पहुँचेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी आप इसको रीड कर सकते हैं पुश करके, और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो 51 क्वेश्चन कह रहे हैं वह शब्द बताएं जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। एक चीज़ और है, रीड का एक अपना स्टैंडर्ड है जिसमें मैंने जो जितना एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग कि ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि 2 उपसर्ग कौन से वर्ड में लगे हुए हैं, कौन से शब्द में 2 उपसर्ग लगे हुए हैं। जैसे यूपी में पूछते हैं उपसर्ग वाला वर्ड बताइए कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इस प्रकार। लेकिन रीड का क्या है, वो पूछते हैं 2 उपसर्ग या एक साथ 2 चीज़ें पूछ लेता है। तो अब इसमें पूछ रहा है वह शब्द बताएं जिसमें 2 उपसर्ग लगे हुए हैं, जैसे निर्माण, निरीक्षक, ठीक है, निर्विरोध या निर्कुंस, ठीक है। तो अब इसमें 4 हैं, चारों में से हमें ये बताना है कौन सा जिसमें 2 क्या है, उपसर्ग हैं। तो 2 उपसर्ग वाला हमारे पास जो है बी, ओके, निर्विरोध। एक तो निर है
निर्विरोध है। ओके, निर्विरोध जो है इसमें 2 हैं, लेकिन निर्कुश में 1 है और निरीक्षण और निर्माण में ये सब में 1-1 है, लेकिन इसमें क्या है 2। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है 52। इसमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उच्चारण, यानी जातिवाचक जो संज्ञा उससे भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करना है, हमें ये बताना है। दानव दानवता और चतुर चतुराई या सर्व सर्वस्व या फिर गाना गान। तो सही उदाहरण को हमें सामने बताना है, आंसर बताना है 52। देखिए ध्यान से, जातिवाचक से हम भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट कर रहे हैं। 52 का ए, दानव क्या है, उसकी दानवता, यानी वो उसका भाव हो गया। दानव जो है वो उसकी दानवता जो है उसका भाव हो गया, तो ये आंसर आपका इसमें होगा, बाकी ये आंसर नहीं होंगे। उसके बाद 53, मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। मूल से मिलकर बनाया हुआ शब्द, मूल में विश्वास करना, या मूल जो किसी की नकल ना हो, या मूल की स्थापना। तो देखिए मौलिक शब्द क्या है, मौलिक, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना मूल विचार, या फिर आप बोलते हैं फंडामेंटल। तो यहाँ पर कह रहा है मौलिक शब्द वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, तो हमें इसमें यह बताना है। 4 ऑप्शन में आप देखेंगे कौन सा सटीक ऑप्शन है। तो हमारे पास जो सटीक ऑप्शन आ रहा है वो है बी, मूल जो किसी की नकल ना हो, यानी अपने आप में यूनिक हो। ठीक है, यूनिक यानी बिल्कुल डिफरेंट, कह सकते हैं डिफरेंट, उसके जैसा कोई ना हो। ठीक है, डिफरेंट हो, उसके जैसा कोई भी ना हो। इसमें से आकाश का सही प्राय बताना है। यह कह रहे हैं सर, व्योम या वाष्प या उत्पल। तो कौन सा ठीक है हमें ये बताना है। इसमें देखेंगे सी आंसर, व्योम। व्योम जो है आकाश का प्राय है। ओके, व्योम जो है आकाश का प्राय है। 55 पे देखेंगे आस पास शब्द में कौन सा समास है। आस और पास शब्द में कौन सा समास है, हमें ये बताना है। तो द्वंद्व है, कर्मधारय है, द्विगु है, या तत्पुरुष है। बताइए इसमें कौन सा समास होगा। देखिए समास की वीडियो में ऑलरेडी इस समय कारक की वीडियो बना रहा हूँ, उसे आप ज़रूर वॉच कर लें। और मैं वही कारक बता रहा हूँ जो मोस्टली और बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं हर किसी टीचिंग एग्जाम में। तो उन्हें आप एक बार देख लें, 100% दावे के साथ आप भूलेंगे नहीं उन्हें कभी भी। तो 54 पे हम बात कर रहे हैं, और 55 पे हम बात कर रहे हैं। और 55 का आंसर हमारा ए, द्वंद्व। द्वंद्व जो समास होता है उसमें कैसे होते हैं, योजक चिन्ह भी हो सकता है, और कुछ इस प्रकार का दिखेगा, जैसे कि माता पिता, दिन रात। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें इस प्रकार के वर्ड आते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक और पैरा है जिसमें आपको पढ़ना है अच्छे से, और फिर मैं सीधे डिस्कस कर रहा हूँ इसके आंसर को। 56 की कार्यकारी शब्द का अभिप्राय है, यानी विपरीत अर्थ करने वाला, या विशिष्ट अर्थ करने वाला, या अमौद्रिक अर्थ वाला, या अनिष्ट करने वाला। ठीक है, जिसका अनेक अर्थ हो, अनेककारी अर्थ की बात कर रहे हैं। 56 आंसर आपका है डी। ओके, अनिष्ट करने वाला। क्या, अनिष्ट करने वाला। नेक्स्ट आपका है इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। पुल्लिंग की बात कर रहा है, ये ध्यान से देखें। पुल्लिंग यानी स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। तो पुल्लिंग यानी शिक्षा। शिक्षा क्या होती है, शिक्षा होता है या होती है, होती है। अच्छा, अच्छी। फिर बहस, बहस करते हैं या करती है, बहस की जाती है। ठीक है, अभिमान, अभिमान, अभिमान किया जाता है। तो हमें अब 57 का आंसर कौन सा है हमारा, डी। आप जब भी इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से मतलब आता है मोस्टली क्वेश्चन, तो आप उसमें ना वाक्य प्रयोग करके देखें, तो उससे आपको एक अनुमान लग जाएगा। ठीक है, जैसे शिक्षा, शिक्षा ली जाती है, बहस की जाती है। ठीक है, और अच्छी, कोई भी चीज़ अच्छी है। तो अब अभिमान क्या होता है, अभिमान तो किया जाता है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट 58 नंबर कहता है इनमें से कौन सा युग्म सही विकल्प है। गौ गौएं, स्कूल स्कूले, या गृह गृह, अनेक अनेकों। तो 58 में देखेंगे आप 2 आंसर, इसके ऑफिशियल आंसर में 2 दिए हुए हैं। एक तो दे रखा है ए वाला गौ और गौएं, और एक दे रखा है डी। ठीक है, अनेक और अनेकों। ये 2 आपके आंसर इसमें दे रखे हैं। जिन बच्चों ने ए और डी लगाया होगा उनको मिला होगा आंसर दोनों का।
उसके बाद 59 अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में कौन सा काल है? अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा यानी पढ़ा रहा होगा। देखिए आप, सामान्य भविष्यकाल तो नहीं होगा, सामान्य भूतकाल भी नहीं होगा, गागी के की बात कर रहा है, आसन भूतकाल, संभावना भविष्यकाल यानी चल रहा है, अभी संभावना है, ऐसा हो रहा है। क्लियर पूरा काम नहीं हुआ है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है, इसकी बात ये बोली जा रही है। और फिर है लास्ट इस वीडियो का, प्रणाली शब्द का सही अर्थ है परंपरा, पद्धति, राय, विधान। तो प्रणाली शब्द है सिस्टम, यानी क्या हो गया इसका? परंपरा हो गया, और आपका या सी विधान, ठीक है। दो, इसमें भी दो आंसर दिए हैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग, तो आपके लिए ये ठीक तरीके से समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जो लोग रीट का तैयारी कर रहे हैं तो उनको कुछ इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.